तो क्या हालचाल बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। बीएचयू एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, साथ के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। डू के बारे में सारे अपडेट मैंने लास्ट नाइट को दे दिए थे, जितने भी डाउट थे सारे क्लियर कर दिए थे। बीएचयू के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट थे, पहले भी कई सारे क्लियर कर चुका हूँ। कुछ रिपीटेड डाउट थे, कुछ नए डाउट थे, वो सारे के सारे मेरे को बीएचयू प्रशासन से क्लियर करने में समय लगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे हम स्पॉट राउंड के बारे में बात करेंगे, विड्रॉ के बारे में बात करेंगे, एडमिशन कैंसिल, हॉस्टल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कैटेगरी सर्टिफिकेट, टाइम पे वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट को लेके डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब हर एक डाउट को कवर करने की कोशिश करिए। और ये मान सकते हैं कि ये मैंने बीएचयू प्रशासन से ही सारी चीज़ें कन्फर्म करी है। जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग क्या करना, ध्यान से देखना और कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखो ताकि आपके पास डाउट ना बचे। क्योंकि मैं हर बार कोई भी वीडियोस डालता हूँ उसमें वो डाउट क्लियर कर चुका होता है, लेकिन सेम डाउट आपको कमेंट बॉक्स में उसी वीडियो में दिखेगा। अभी कल रात कोई ड्यू की वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर आप उसका कमेंट बॉक्स चेक करेंगे तो सेम डाउट है जो वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो ऐसे वो डाउट रह जाते हैं जो जेन्युइन होते हैं, यानी अगर मेरे पास कमेंट चेक करेंगे तो हजारों में कमेंट है, तो वो बच्चों के डाउट रह जाते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन है। शायद मेरे को उनको रीड करना चाहिए था, लेकिन जब ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो मैं कहूँगा कि वीडियो को देखना ध्यान से, जब चीज़ें नहीं समझ में आती है तभी कोई नया डाउट पूछना। उसके अलावा जो भी चीज़ मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो क्लियर ही बता रहा हूँ। तो सेम चीज़ को कमेंट बॉक्स में ये करना कि भैया कंफर्म करते हैं, आप एक बार कंफर्म बता दीजिए, मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये कंफर्मेशन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्पॉट राउंड को लेके। स्पॉट राउंड के लेके क्या क्या चीज़ आपको जानने जरूरी है। देखो 4 तारीख से स्पॉट राउंड चालू होगा। ठीक है, 4 तारीख को स्पॉट राउंड चालू होगा। वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड। ठीक है, अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड किसके लिए आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन किसके लिए करना है वो भी बात बताता हूँ बाद में। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका दिया जाएगा। वेकेंट सीट की लिस्ट 4 तारीख को आ जाएगी, उसी के बेसिस पे प्रेफरेंस बनाने का लगभग 2 दिन का मौका दिया जाएगा। और 8 तारीख को शाम के 5 बजे करीब करीब आपका रिजल्ट आ रहा होगा। 5 बजे तो नहीं आता आजकल बीएचयू का रिजल्ट, लेट ही आ रहा होगा, लेकिन हाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट था, 8 को रिजल्ट आएगा। अब रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भैया ऐसा तो हो सकता है दोनों स्पॉट राउंड का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर दोनों स्पॉट राउंड का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये अराउंड कम से कम नहीं तो 14 तारीख या 15 तारीख को आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। और ये हो सकता है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग डे हो, लेकिन बच्चे कम होते हैं, सीटें भी कम है, तो कैटेगरी वाइज नहीं होगा, एक ही दिन आपको हर एक कैटेगरी का मेरे ख्याल से कर लिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अगर स्पॉट राउंड 2 नहीं होता है, यानी स्पॉट राउंड 1 ही हुआ और उसमें सारी की सारी सीटें भर गई, तो उस केस में उम्मीद ये है कि आपका 11 या 12 तारीख को आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके अगले दिन से ही आप बीएचयू में जा सकते हैं, क्योंकि क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, 4 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वो चलते रहेगी, आपको उसी में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके लिए अलग से कोई शेड्यूल नहीं आएगा कि आपको नई क्लास है, नई टीचर है, उसी क्लास में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। बस हाँ, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा आपका। तो ये स्पॉट की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको जानना जरूर है। उसके बाद आता है भैया स्पॉट्स की एलिजिबिलिटी बताइए। ठीक है, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। तो देखो, एक ऐसा बच्चा जो बीएचयू के पोर्टल के अंदर यानी रजिस्टर करा था, 500 रुपये फीस देके, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 250 रुपये मेरे ख्याल से एससी एसटी की थी। तो उस केस में अगर उसको अभी तक सीट नहीं मिली है तो वो अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड करेगा, उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा भैया उसको सीट मिला था लेकिन उसने वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया किसी ना किसी कारण से, उसको भी अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो एंड टाइम पे फी पेमेंट नहीं कर पाया, यानी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ बीएचयू प्रशासन में किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स में, वो भी क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड। एक ऐसा बच्चा जिसने सीट को एक्सेप्ट कर रखा था, उसने फ़ी भी पेमेंट कर ली थी, उसने क्या करा, एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया, तो वो भी क्या कर पाएगा, अपना स्पॉट राउंड में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा एक ऐसा स्टूडेंट जिसका फॉर्म किसी न किसी कारण से दिल्ली में मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट कर दिया था, सीट मिलने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में भी वो बच्चा क्या कर सकता है, स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है, उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो भैया न्यू रजिस्ट्रेशन किसको करने की जरूरत है। आपने एक नाम सुना है, मिड एंट्री नाम सुना होगा भैया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में बीएचयू की बात करते हैं भैया, मिड एंट्री स्पॉट राउंड में ही आपका मिड एंट्री ओपन है, उसी को मैं कह रहा हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है, तो उसी को मिड एंट्री समझो। एक ऐसा बच्चा जो बीएचयू
BHU के पोर्टल के अंदर, BHU के एडमिशन प्रोसेस के अंदर नहीं है, वो रजिस्टर नहीं कर पाया था, वो अब आके स्पॉट ऑन में रजिस्टर कर सकता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस में भी 1000 या फिर आई थिंक 500 रुपये, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से 500 रुपये जनरल, OBC और EWS, और SC ST के लिए 250 रुपये। जो भी अभी शेड्यूल आएगा, अभी नोटिस आउट नहीं है, ये मैं पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, वही फीस रहती है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ली गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि मिड एंट्री का अलग से 1000 रुपये चार्ज दे, मे बी हो सकता है, एक बार ऑफिशियल अपडेट आने का वेट करना। तो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन क्या नाम है, किसको पैसे देने, किसको पैसे नहीं देने स्पॉट ऑन में। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट ठीक करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी BHU की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं मेरे को मिला, तो वो उसी दिन चेक करने को मिलेगा कि पोर्टल पे डॉक्यूमेंट ठीक करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी आपको बस 1 मिनट लगेगा अपने पोर्टल पे जाके चेक करना है, क्या मैं डॉक्यूमेंट ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी कैटेगरी बदल सकता हूँ। अगर मौका मिला है तो बदल देना, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक स्पॉट राउंड के बारे में सारा कुछ हो गया। कुछ डाउट होगा स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग तो मैं कहूँ कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। उसके अलावा आगे चलते हैं भैया, विड्रॉल और एडमिशन कैंसिल को लेके बहुत दिन से कमेंट आ रहा है, भैया एडमिशन कैंसिल, एडमिशन कैंसिल, मेरे को पोर्टल से कैंसिल बाहर जाना पड़ेगा, पोर्टल से बाहर जाना पड़ेगा विड्रॉल लेने के लिए, तो मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं बहुत दिन से समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बार स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, अब भी यही बोलूँगा, जो विड्रॉ है, विड्रॉ को ही दूसरी भाषा में एडमिशन कैंसिल करा जाता है। कोई ये कहता है कि भैया मैं BHU के पोर्टल से ही बाहर निकल जाता हूँ तो क्या मेरा विड्रॉ होगा, फी रिफंड आएगा? एक ही बात है, एक ही बात है। जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टल पे विड्रॉ ही लिख के आए, वहां पे कैंसिल योर एडमिशन, कैंसिल योर एप्लीकेशन हो आता है, उसको कर दो, ठीक है, आपका फी रिफंड आ जाएगा। तो इसकी टेंशन नहीं लेना। फी रिफंड आने में मिनिमम से मिनिमम आपका 2.5 महीना और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 महीना लग जाता है, ठीक है। तो फी रिफंड के लिए एक अलग से फॉर्म भी भराया जाता है, वो बाद में फॉर्म आता है। तो कैंसिल एडमिशन करो चाहे विड्रॉ करो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, विड्रॉ करने की लास्ट डेट क्या है? मे बी विड्रॉ करने की लास्ट डेट आज है, ठीक है, 30 तारीख थी मेरे ख्याल से, लेकिन मे बी 1 तारीख, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है SC ST का, उसके बाद भी आपको विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। यानी स्पॉट राउंड से पहले पहले आप विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर अभी आपके पोर्टल पे विड्रॉ दिख रहा है या कैंसिल योर एप्लीकेशन दिख रहा है तो वहाँ पे विड्रॉ ले लो, अगर लेना चाह रहे हो तो। अगर लेना चाह रहे हो तो अभी ले लो, बाद का क्यों इंतजार करो, लास्ट डेट का अगर लेना है तो अभी ले लो, ठीक है। उसके अलावा भैया तो ठीक है, मैंने फिर आपको विड्रॉ के बारे में बता दिया, एडमिशन कैंसिल के बारे में बता दिया, सब चीज़ बता दिया। स्पॉट में आप जा सकते हैं विड्रॉ लेके जाना चाहोगे। उसके अलावा फी रिफंड आने में लगभग 3 से आपका 4 महीना लग जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सीट अवेलेबल है, ठीक है, चाहे आपका एफिलेटेड कॉलेज में हो चाहे मेन कैंपस में हो, ठीक है, अगर आप उससे विड्रॉ लेके आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि स्पॉट ऑन में आपको सीट मिल जाए, वो इक्की दुक्की जो सीट दिख रही है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए वो आपको ही मिले, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डाउनग्रेड सीट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सीट ही ना मिले। इन डेट केस आपको फिर घर बैठना पड़ेगा। तो सोच समझ के डिसीजन लेना। एक अच्छी सीट के लिए विड्रॉ ले लो, लेकिन सोच समझ के लेना कि अगर मेरे को स्पॉट ऑन में सीट नहीं मिलती है तो फिर मेरे को घर ही बैठना पड़ेगा। ये भी दिमाग में रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाके कह रहे हैं कि काश मैंने सीट नहीं छोड़ी होती, काश मेरे को ये पहले चीज़ से मालूम होता। तो ऐसा भी हो सकता है। 100% श्योर मत होना कि मैं विड्रॉ लेके जा रहा हूँ, मेरे तो मार्क्स ज़्यादा ही होंगे, मेरा एडमिशन हो जाएगा। होता है, हो जाएगा एडमिशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी होगा। तो दोनों के लिए तैयार रहना, ठीक है। स्पॉट राउंड हो गया, विड्रॉ ले लिया, सबसे ज़्यादा डाउट इसी के लिए थे। अब थोड़ी बहुत कॉमन डाउट के बारे में बात करते हैं। भैया हॉस्टल्स के लोग की समस्या आ रही है, हॉस्टल का क्या है? तो सिंपल सी बात है, देखो आपका हॉस्टल के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। SC ST वालों को आपको 1 तारीख को अप्लाई करना है, OBC वाले 30 तारीख को अप्लाई कर चुके हैं। आज 31 तारीख है तो आज कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। OBC हो चुका है, जनरल हो चुका है, मतलब EWS भी हो चुका है, सारी कैटेगरी हो चुकी है, बस SC ST वाले बच्चे। तो आप सबको क्या करना है, बेसिकली जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है उसको, जो पहली कट ऑफ आएगी हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, उसको आने में लगभग 2 से 3 दिन अभी टाइम है। 2 से 3 दिन में आपकी हॉस्टल की कट ऑफ आ जाएगी। मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, कुछ कैंपस की आउट होने लगी है, जैसे कि वीकेम क्या कर रहा है, हैंड टू हैंड आपको हॉस्टल अलॉट कर दे रहा है। तो इन डेट केस आपको हॉस्टल की 1 साल की फ़ीस ली जाती है। कोई भी हॉस्टल हो उसकी 1 साल की फ़ीस होगी। उसी हॉस्टल की फ़ीस में आपका मैस चार्ज हो, ठीक है, मैस चार्ज उसी का होगा, और इन दोनों को मिला के आपका फ़ीस लिया जाता है। अब कुल मिला के मैं कहूँगा कि हॉस्टल की फ़ीस तो कम ही रहती है, लेकिन मैस चार्ज ज़्यादा होता है।
अगर 1 साल की बात करेंगे तो महीने का लगभग 3,000 लिया जाए तो 12 महीने का आपका 48,000 रुपये आपका सिर्फ मेस का होता है। और उसके अलावा जो आपका हॉस्टल का कहीं पे 3,000 होता है, कहीं पे 4,000, डिपेंडिंग ऑन दी एफिलिएटेड में ज़्यादा होता है, मेन कैंपस में कम होता है। तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको 60,000 देना पड़ रहा है, कहीं पे हो सकता है आपको 70,000 देना पड़ता है, कहीं पे हो सकता है कि आपको सिर्फ 50,000 में ही काम चल जा रहा है। तो ऐसा देखने को मिलेगा। और ये वन टाइम पेमेंट है, साल में एक बार दी जाती है और वो देना कंपलसरी है, तभी जाके आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती। और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता फीस का। ये बाद में आप स्कॉलरशिप लेके अपने वो पैसों को वापस ले सकते हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन अभी आपको जब अलॉट होगा उस समय ये पेमेंट जमा करनी पड़ेगी, जमा करोगे जब भी मिलेगी। हॉस्टल लेने से पहले मैं आप सभी को एडवाइस करूँगा कि हॉस्टल्स को एक बार देख लिया करो, क्या पता वो हॉस्टल रहने लायक ही ना हो। इससे बढ़िया बाहर जाके पीजी में रहो, बाहर जाके क्या नाम है रूम लेके रहो, तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। ऐसे भी क्या नाम है बनारस हिंदू के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो सस्ते हैं, दिल्ली तो बहुत महंगा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख लेना, मैनेज कर लेना, जो भी आपको लगे उस हिसाब से आप देख लो। सॉरी, अब अगर हम बात करेंगे आगे क्या चलना है, तो आपका हॉस्टल्स हो गया। उसके अलावा 12th की मार्कशीट को लेके प्रॉब्लम है, और क्या नाम है एज लिमिट को लेके। देखो मिनिमम जो मार्क्स चाहिए 12th में वो 50% होने ही चाहिए। अगर क्लास 12 में 50% नहीं आए, कैटेगरी वाइज कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उस डेट केस में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि 22 साल से कम होनी चाहिए। कब तक? जो आपकी क्या नाम है 1 जुलाई 2025 से पहले पहले आपकी 22 जुलाई होनी चाहिए, मतलब 22 जुलाई से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होगी, फिर से मैं बता दूं, लेकिन डाउट है तो बताने पड़ रहे हैं। उसके अलावा भैया सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके कि भैया 1 जनवरी के बाद का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए। ये क्या है, ये समस्या क्या है? देखो ये समस्या है, ये EWS और जो OBC का राउंड हुआ उसमें EWS और OBC के राउंड वालों के लिए डेट फिक्स थी कि आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 2024 के बाद का होना चाहिए, जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। ये EWS और OBC के लिए, SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब रही बात भैया सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। सेंट्रल लेवल का देखो ज़्यादातर जो SC ST के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंट्रल लेवल के होते हैं ज़्यादातर। OBC का मुश्किल होता है कि सेंट्रल मिले ना मिले, ठीक है, तो वो चेक कराना पड़ता है कि आपका सेंट्रल है कि नहीं। अब तक तो OBC हो चुका है इसलिए बात नहीं कर रहा। EWS का सेंट्रल ही बनता है, जनरल के पास कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है। तो अभी आपका SC ST होने वाला है, उसके बारे में बता दूं। तो SC ST वाले बच्चों देखो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि आपका डॉक्यूमेंट की डेट क्या है, आपका 1 साल हो 10 साल पुराना हो तो भी चल जाएगा। आपको ये भी नहीं देखना कि भैया उस पर सेंट्रल लिखा है या मेरी यूपी गवर्नमेंट या फिर मेरा बिहार गवर्नमेंट या फिर मेरा क्या नाम है उत्तराखंड गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का अलग अलग होता है, वो लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आपको अपना डॉक्यूमेंट देखना होता है। उस डॉक्यूमेंट में देखो कि वो प्रॉपर आपकी स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा क्या नाम है ऑथराइज है कि नहीं, इशू करा मतलब इशू करा गया है कि नहीं है, उस पर तहसीलदार के साइन है कि नहीं है। अगर है तो वो काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी कास्ट है उसको सेंट्रल कास्ट लिस्ट होती है जो कि आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे मिल जाएगी। वो गवर्नमेंट पोर्टल आप अभी जाके ये सीधा क्या नाम है सेंट्रल कास्ट लिस्ट सर्च कर दो, वहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा। अपने स्टेट को सेलेक्ट करना और उस स्टेट में एक लिस्ट ओपन होगी कि हाँ ये कैटेगरी वाले SC ST में आते हैं। उसमें जाके देखना आपकी कास्ट लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपकी कास्ट वहाँ पे लाई कर रही है तो इसका मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है। अगर आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल की कास्ट लिस्ट में नहीं आती है ना, तब कहा जाता है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल का नहीं है। एक्चुअल में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट लेवल का ही होता है। बस जो आपकी जो सर्टिफिकेट में जो कास्ट होनी चाहिए वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। दिस इज ओनली फॉर SC और ST कैटेगरी। ये सिर्फ इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, OBC EWS की तो बात नहीं कर रहा। हाँ EWS का आपका सेंट्रल का ही बनता है क्योंकि स्टेट का कुछ होता नहीं है। हाँ आपकी स्टेट गवर्नमेंट का नाम हो सकता है डॉक्यूमेंट में, लेकिन बनता सेंट्रल का ही है। उसके अलावा OBC का दिक्कत होता है, OBC स्टेट का भी होता है सेंट्रल का भी होता है, तो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। जनरल वालों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट क्लियर हो गया। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डाउट नहीं चाहिए कि भाई मेरा सेंट्रल का है, स्टेट का है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, क्या करूँ। आप बस जाके अपनी SC कैटेगरी वाले ST कैटेगरी वाले अपनी कैटेगरी चेक कर लो, ठीक है। एक तो ये कॉमन डाउट था और एक बहुत बराबर डाउट पूछा गया। अच्छा उसके अलावा मान लो भैया मैं डॉक्यूमेंट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, मेरे पास है नहीं, उस केस में क्या होगा। देखो उस केस में सिंपल सी बात है, समस्या तो होगा।
ऐसा नहीं है कि बड़ा स्मूथ प्रोसेस चलेगा, समस्या तो होगा, क्योंकि साफ मेंशन करा गया है कि बीएचयू प्रशासन आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा जब आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते। लेकिन इतना वो लिखा गया, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब भैया होगा क्या फिर, देखो आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी त्रुटि होगी उसके लिए सबसे पहले आप, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करो, अपना पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओ, ठीक है। आपके पास 12 की मार्कशीट नहीं है, डिजी लॉकर की मार्कशीट लेके जाओ, ठीक है। आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं है, अंडरटेकन लेके जाओ, ठीक है। इनके अलावा ये जो दूसरे डॉक्यूमेंट है इनके लिए आप एफिडेविट ले सकते हो, अगर एफिडेविट बनवा रखा है तो खासकर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। 12 की मार्कशीट तो डिजी लॉकर की भी चल जाती है, तो एफिडेविट बनवा लो। अगर एफिडेविट नहीं बनना है तो वहाँ पे जाके अंडरटेकन साइन करना पड़ेगा। अंडरटेकन से बेटर होता है एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट एक गवर्नमेंट प्रूफ होता है, अंडरटेकन जस्ट एक गूगल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब जो एक फॉर्म होता है उसको बीएचयू प्रशासन अपनी तरफ से देता है और उसको भर के देना पड़ता है। अच्छा, ये देने के बाद आपको एक इस चीज़ की अथॉरिटी मिल जाती है कि बीएचयू प्रशासन आपको एक टाइम लिमिट देगा, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा बीएचयू की तरफ, चाहे फोटोकॉपी चाहे ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। अगर जैसे 12 की मार्कशीट है, ओरिजिनल सबमिट तो नहीं कर सकते, दिखा तो सकते ही है ना, तो वैसे ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट तो नहीं कर सकते, दिखा तो सकते ही हैं, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट तो फोटोकॉपी होगी फिर वहाँ पे। तो आपको वो जो टाइम लिमिट है वो 31 अक्टूबर से पहले आपको वो डॉक्यूमेंट किसी भी हाल में अरेंज करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट आपके फादर का गलती है, आपके मदर का गलती है, अगर आपके खुद के नाम का गलती है, ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक है, और इसको बीएचयू प्रशासन ने नोट करा है उस समय जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते और उसको ठीक कराने को बोला। देखो अगर ठीक कराने को नहीं बोला तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब सब कुछ हो चुका है और बीएचयू प्रशासन ने कुछ नहीं बोला था, एडमिशन कैंसिल नहीं, अगर ठीक कराने के लिए बोला इसका मतलब उन्होंने आपके एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट नहीं करा है, आपके एडमिशन जो कंप्लीट है उसको रिजर्व में रखते हैं, पीछे कैंसिल नहीं करते, इतनी जल्दी कैंसिल नहीं होता। वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा हमारी सीटें खाली रहे, वो भरना चाहते हैं, तो कैंसिल नहीं करते, प्रोसेस को डिले कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, ठीक है, साइड में, और वो इंतजार करा जाता है जैसे आप सारी चीज़ें लेके जाएंगे फिर वो फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और उसको ठीक करें। तो 31 अक्टूबर से पहले करना होता है, एडमिशन कैंसिल होने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट में आप 12th पास नहीं हो तो वो दिक्कत है, एक सब्जेक्ट में फेल हो वो दिक्कत है, 50% से कम है वो दिक्कत है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, आपकी कैटेगरी आती ही नहीं है तो भी दिक्कत है, कैटेगरी से आपको सीट मिल गई है, तो ये सब समस्या तो देखना पड़ेगा, कॉमन है। टाइमली वेरिफिकेशन, ये डाउट बहुत है भैया मैं टाइम पे वेरिफिकेशन नहीं करा पाया था, क्या करूँ, ठीक है। कईयों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, भैया मेरे पास मेडिकल इमरजेंसी थी, मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया, आए थे मेरे पास कमेंट ऐसे आए थे। उसके अलावा भैया मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे अभी भूस्खलन चल रहा है, ठीक है, बाढ़ आ रखी है और वहाँ पे रास्ते नहीं है, ट्रैफिक सेवा मतलब वहाँ पे क्या नाम है, ट्रेन सर्विसेज बंद कर रखी है, फ्लाइट तक मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये सब समस्या देखने को मिल रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप टाइमली वेरिफिकेशन कराने नहीं आते तो नोटिस में लिखा है कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा, लेकिन होता नहीं है। आपका जो वो क्या नाम है, आपका जो प्रोसेस है, जो आपकी फाइल है, उसको अंडर प्रोसेस में रख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप जिस दिन आओगे, जितनी जल्दी आओगे, मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके आओ, क्योंकि हॉस्टल के लिए भी तो अप्लाई करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके आओ, जैसे ही आपको मौका मिल जाए आओ, और उसके बाद जाओ और वहाँ बोलो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम था और मेरा अब ये प्रोसेस को आगे कर दे, तो वो आगे बढ़ा देते हैं। और कोशिश करना जेन्युइन प्रॉब्लम बताना, ठीक है। जेन्युइन नहीं है तो कोई बड़ी चौड़ी प्रॉब्लम बनाना अपनी तरफ से बना के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम बता दी और फिर उस समय अगर उन लोगों को मन नहीं करा तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर उनको जेन्युइन रीज़न बताया जाता है, एक ऐसा रीज़न बताया जाता है जिनमें लगता है कि हाँ आप एक्चुअल में प्रॉब्लम थे उस दिन आने में, तो उस केस में बीएचयू प्रशासन मान जाता है। कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी से कोई मेडिकल प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मांगते नहीं है, ठीक है, बोल देना कि बस ऐसा ऐसा था तो मान जाएंगे। तो आई थिंक ये सारे डाउट थे, और अब मेरे ख्याल से इन डाउटों के रिगार्डिंग आपके पास लगभग 4 तारीख से पहले तो कोई डाउट आएगा नहीं, ठीक है। मैं कहूँगा कि वीडियो को देखो, आज देखो, कल देखो, परसों देखो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा है, अगर आपने देख रखा है, आपके पास टाइम है, तो उनको भी बता दो कि वीडियो में बता रखा है, उनको जाके देख लो। इन डाउटों के अलावा कोई नया डाउट है जो मैंने क्लियर नहीं करा इस वीडियो में, उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। विद इन द आपको 6 आवर्स का रिप्लाई मिल जाएगा। सेम डाउट होगा तो फिर रिप्लाई करने में दिक्कत है, मैं कहूँगा वीडियो को विजिट कर लो।
एंड सेकंड थिंग, हाँ दिस इज़ फ्रॉम इस क्या नाम है बीचू की तरफ से सारी की सारी अपडेट मैंने दे दी है। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इंस्टाग्राम में फॉलो करके रख लो, क्योंकि अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो भी काम आएगा, वहाँ पे आप मेरे से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। मतलब कभी कोई डाउट आएगा, बात तो नहीं करना होता, कभी कोई डाउट आ जाए 2 साल बाद आ रहा है, कॉलेज की ड्यूरेशन भी तो कई सारी समस्याएं होती है, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप आके बता सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा, आज करूँ चाहे 2 साल बाद, ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगा आपके डाउट। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब रखो और बेल आइकन को हिट रखो, ताकि आपको ड्यू और बीएचयू के लेटेस्ट अपडेट, इनसाइड नॉलेज और जो क्यूरीज जो आपको आसानी से कहीं और नहीं मिल सकता रिप्लाई, मैं वो आपको इस चैनल पे मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर एडमिशन हो चुका है तो सबसे अच्छी बात ये है कि देखो कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना है, आपको करियर के बारे में समझना है, इंटर्नशिप सीखना है, स्कॉलरशिप है, प्लेसमेंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, आगे जाके आपको प्लेसमेंट में कैसे बैठना है, आगे यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, आगे फ्यूचर में एमबीए करना है, सीयूटी पीजी देना है, तो डिफरेंट करियर पाथ है, फॉरेन जाना है, तो हर चीज़ की नॉलेज आने वाले 3 सालों में आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब रखोगे तो आपको कॉलेज में बहुत काम आएगा। कॉलेज की ड्यूरेशन मैंने क्या सीखा, क्या क्या गाइडेंस मैंने ली, किन किन बातों का मैंने ध्यान रखा, कौन कौन सी गलतियां मैंने करी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए एक अच्छा करियर बनाने में, और कौन कौन सी गलतियां मैंने और ऑब्जर्व करी है, क्या क्या टीचर से एक्सपीरियंस लिया, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा, ताकि आपके कॉलेज की ड्यूरेशन को एक प्री प्लान करा जा सके, एक अच्छा करियर बनाया जा सके, ठीक है। चलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी समस्या है मेरे को फील फ्री टू आस्क विथ मी। चलिए।